बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो हल्का यारा तो अब रेशम की तरह नरम, रज़्मे हक़ो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ख़वातीन व हज़रात, 6 सितंबर की खसूसी नशरियात लेकर एक मरतबा फिर फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं फरा सादिया। पाकिस्तान टेलीविज़न की ये रिवायत रही है ख़वातीन व हज़रात कि पाकिस्तान के जो भी अहम तरीन दिन होते हैं उस दिन हम एक खसूसी नशरियात आपके लिए लेके आते हैं। और आज की इस नशरियात में हम इस दिन की अहमियत यानी 6 सितंबर की अहमियत, इसके तारीख़ी पस मंज़र और इस दिन के हवाले से पेश आने वाले अहम तरीन वाक़यात और शख्सियात से आपकी मुलाकात कराएंगे। बिल्कुल। और ये पूरी कौम गुज़िश्ता 56 साल से इस दिन को एक शानदार रिवायत के तौर पे मनाती चली आ रही है। ये दिन हमारी कौमी गैरत, वक़ार और बहादुरी का आईनादार है। हम सब जानते हैं कि आज से 56 साल पहले दुश्मन ने रात की तारीकी में मकारी से, बुज़दिली से, ये सोचते हुए हम पर हमला कर दिया था कि हमारे मुहाफ़िज़ शायद गाफिल होंगे, लेकिन दुश्मन इस बात से वाकिफ़ नहीं था कि हमारे मुहाफ़िज़ सोते नहीं हैं बल्कि दुश्मन को मौत की नींद सुलाते हैं। बेशक फरा, बहुत खूब कहा। और ख़वातीन हज़रात, हम जब रात को सुकून की नींद सोते हैं तो यकीनन ये एक अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन हमें उनका भी मरहून मिन्नत होना पड़ेगा जो हमारी सरहदों का दिफा कर रहे हैं, जो रात के अंधेरे में, दिन की दोपहर में, धूप में और ऐसे नामसाइद हालात में भी सरहदों का दिफा कर रहे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उनको सबको सलाम, हमारी तमाम तर पाक अफवाज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आज खसूसी सलाम। ख़वातीन, 6 सितंबर का दिन अगर अस्करी तारीख के हवाले से देखा जाए तो बहुत अहमियत का हामिल है और ये एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही काबिल फ़ख्र दिन है जब एक कई गुना बड़े दुश्मन ने अपने हमसाये पे, जो कि साइज़ में बहुत छोटा था, उस पर हमला कर दिया और वो भी बग़ैर बताए हमला किया। लेकिन इस छोटे मुल्क के गयूर अवाम ने और बहादुर अफवाज ने इस दुश्मन के तमाम तर अज़ाइम खाक में मिलाए और उसे भागने पे मजबूर किया, उसे शिकस्त दी और फिर आखिर में उसे वापस लौटना पड़ा। बिल्कुल फारूक, और ये हमारी एक ऐसी शानदार तारीख़ है जो ज़माने से दोहराई जा रही है, जब अददी तौर पर बरतरी ना होने के बावजूद लड़े हैं हम लोग और हम दुश्मन पर फतह याब भी हुए हैं। अगर हम बात करें 1965 की जंग की, तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया पर यह साबित किया नहीं बल्कि जज्बे से लड़ी जाती हैं और जंग सिर्फ फौज नहीं बल्कि पूरी कौम लड़ती है। और कौम जब जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना किसी भी महाज पर बरसरे पहकार हो तो दुश्मन को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। और इस तरह से हम आज उस शानदार रिवायत और तारीख को लेकर आगे चल रहे हैं। यौम दिफाए पाकिस्तान उसी शानदार तारीख का तसलसल है। बेशक ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है। आज हम इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, हमें वो तमाम तर अपॉर्चुनिटीज़, मौक़े मैसर हैं जो किसी भी आज़ाद मुल्क के शहरी को मैसर होते हैं। हमें शुक्रगुजार होना पड़ेगा हमारी सरहदों के उन तमाम मुहाफ़िज़ों की, और ये सरहदें बहुत तवील हैं। कारगिल से चमन तक और गवादर से चीन तक सरहदों की हिफाजत करने वाली हमारी सिक्योरिटी इदारे, एजेंसीज़, हमारी अफवाज पाकिस्तान, ये तमाम इदारे हमारी मोहब्बत, तवज्जो और एहतराम के मुस्तहिक हैं। सलाम है उन माओं, बहनों, बेटियों पर और उन वालिदैन पर जिन्होंने अपने प्यारे इस वतन की हिफाजत के लिए वक्फ भी किए हैं और निछावर भी किए हैं। यकीन कीजिए हम उनकी इन कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकते। और आज का दिन उन तमाम शहीदों को सलाम पेश करने का दिन है और उन गाजियों को खराज अकीदत पेश करने का दिन है जिनके जज्बों, हौसलों और कुर्बानियों के तुफैल हमें इस आज़ाद वतन में सांस लेना नसीब हुआ और हमारे वतन पाकिस्तान को दुनिया में वक़ार नसीब हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक हम्बल सा ट्रिब्यूट है जी पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से हमारे लिए, मेरे और सादिया के लिए, फ़रा के लिए बहुत एजाज़ है बहुत बड़ा कि हम स्टेज जो है वो शेयर करेंगे अपने वॉर हीरोज़ के साथ, उन हीरोज़ के साथ जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए एक स्ट्रैटेजी अपनाई और माशाल्लाह आज वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, वो शेयर करने के लिए अपनी कामयाबियाँ। ख़वातीन हज़रात, 1965 की जंग बहुत से हवालों से जिस का भी जिक्र करें बहुत मशहूर है। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा सियालकोट में चिविंडा सेक्टर का, जो पाकिस्तान, जब हम छोटे थे स्कूल की किताबों में हम पढ़ते थे कि जी पाकिस्तानी फ़ौज के जो बहादुर सिपाही हैं
वो बम बांध के फरार बिल्कुल। जो है वो टैंकों के आगे दुश्मन के लेट गए। टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ी गई है जी, वो चविंडा में और थी। टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया बिल्कुल गया। बना दिया गया। और क्योंकि हमारी नफरी कम थी, मतलब कि हमारा फोर्स स्ट्रेंथ वाइज उस तरह से कम थी, नंबर्स वाइज, तो अब एक टैंक्स इतने ज़्यादा थे और हमारे सिपाही कम थे, तो देखें कि कितना जज्बा चाहिए कि अपने जिस्म पे बम बांध के आप एक टैंक को दुश्मन के तबाह कर रहे हैं। बेशक। मैं किस किस की बात करूं, पाकिस्तान फ़िज़ाइया की अगर मैं बात करूं तो उसके चौकस और बहादुर जो हमारे उस वक्त पायलट स्क्वाड्रन लीडर थे MM आलम, उन्होंने 1 मिनट में दुश्मन के 5 जहाज़ों को गिराया, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है और बहुत बड़ी कामयाबी थी। अच्छा जी, उसके बाद हम जिक्र करें पाकिस्तान बहरिया का, तो उनकी आबदोज ने द्वारका की ईंट से ईंट बजा दी और एक रिकॉर्ड, एक हिस्ट्री में एक वाक़या आ गया। उसके अलावा BRB नहर की अगर हम बात करें तो उसकी हिफाजत पर मामूर थे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, और उन्होंने जान की बाजी लगाकर दुश्मन के अज़ाइम जो हैं, नापाक अज़ाइम जो हैं, उन्हें खाक में मिलाया और उसे वापस भागने पर मजबूर किया। और कौम और फ़ौज के दरमियान जो हम आहंगी सन 1965 में की जंग में देखी गई, वो यकीनन मिसाली है। और अभी तक जब मैं वो पढ़ता हूँ वो वाक़यात, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहादुरी और शुजाअत की ऐसी ऐसी दास्तान। नो डाउट। और ये सिलसिला जारी रहा, इसलिए कि जब जब वतन अजीज़ ने पुकारा, ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ने उसको लब्बैक कहा उस पुकार को, बल्कि कौम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी हुई। दहशतगर्दी तक के अफरेद से निपटने के लिए जो तमाम महाज जिन पर लड़ाइयाँ की गईं, जिन पर जंगें हुई, जहाँ पर मुख्तलिफ मार्के और कुर्बानियाँ दी गई, वो तमाम चीज़ें जो हैं इस हिस्ट्री को रिवाइव करते दिखाई देते हैं। अब एक दफ़ा फिर हम बात करें तो आज का दिन तजदीद अहद का दिन है। आज का दिन सलाम पेश करने का दिन है उन शहीदों को, उन गाजियों को, उन तमाम हीरोज़ को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी सलाहियतें और अपनी हिम्मत तवानाइयाँ, अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन अयाम और दिन इस वतन अजीज़ की दिफा और हिफाजत के लिए वक्फ किए हैं। और जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि वी फील ऑनर्ड एंड प्राउड कि आज हम शेयर करेंगे अपनी इस वक्त को और अपनी गुफ्तगू को, और आपके साथ साथ भी पहुँचाएंगे उन तमाम हीरोज़ और उन तमाम गाजियों के कारनामे जिनकी तुफ़ैल, जिनकी हिम्मतों के तुफ़ैल आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल मसूद असलम साहब, खुशामदीद, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर तनवीर अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जी, और मेहमानों का हम डिटेल तारुफ भी कराएंगे। ख़वातीन हज़रात, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और शहीद बेशक कभी मरता नहीं है। आज का दिन हम उन तमाम गाजियों और शोदा को सलाम पेश करेंगे पूरी आवाम की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, और उन तमाम शख्सियात से जितनी हम करवा सकते हैं मुलाकात करवाएंगे जो वॉर हीरोज़ हैं, और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। जिस तरह फ़रा ने तारुफ कराया, हमारे सबसे पहले मेहमान जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मसूद असलम साहब। आपको बेशुमार कौमी और अस्करी एजाज़ात से नवाजा गया। हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाले इम्तियाज़, सितारा जुर्रत अपने सीने पे सजाए पाक फ़ौज के मुजाहिद आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। नवंबर सन 1971 में उन्होंने पाक फ़ौज की सबसे कदीम इन्फेंट्री यूनिट में कमीशन हासिल किया। 1971 में पाक भारत जंग के दौरान कश्मीर के छंब सेक्टर, बड़ा मशहूर सेक्टर, उसमें बतौर प्लाटून कमांडर बेजिगरी से लड़ते हुए ये ज़ख्मी भी हुए, बल्कि दरियाए तवी के किनारे ये जो है ये ज़ख्मी हुए, और उनकी शुजाअत के गुण आज भी ये दरिया जो है ये गाता है। सर वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। हमारे दूसरे मेहमान भी इसी तरह से एक ऐसी काबिल फ़ख्र तारीख़ अपने सीने में रखते हैं जो आज वो आपके साथ बहुत से इससे जुड़े हुए वाक़यात जो है वो शेयर करेंगे। ब्रिगेडियर तनवीर अहमद खान साहब, जिन्होंने 1977 में PMA लॉन्ग कोर्स 56 में PMA लॉन्ग कोर्स में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कमीशन हासिल किया। इनका ताल्लुक 10 फ्रंटियर फोर्स से है, गल्फ वार में भी शिरकत की है इन्होंने, और 1996 में सियाचिन के महाज पर 28 फ्रंटियर फोर्स को कमांड करने का एजाज़ भी हासिल है। 1999 में उन्होंने करगिल में दाद शुजाअत वसूल की, शदीद ज़ख्मी हुए और अपनी शानदार कारकर्दगी पर उन्हें सितारा जुर्रत और सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। शानदार खिदमात की अदायगी के बाद ब्रिगेडियर तनवीर अहमद खान 2009 में रिटायर्ड हुए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और हम आपसे भी बहुत सी बातें जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आई एम ऑनर्ड सर। जनरल साहब, आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी पाकिस्तान में पिछले
काफ़ी सालों से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग चली थी, जिसे बड़ी कामयाबी से पाक फ़ौज ने इसको कर्ब किया। मैं ये जानना चाहूँगा, और इसके पूरी दुनिया ने इस बात का इतराफ़ भी किया कि सवात, वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इसमें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाक फ़ौज ने भरपूर शिरकत की। आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान से दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो चुका है और अब ये इसका जो ये भूत है ये दोबारा तो नहीं उभरेगा? जैसे शुरू में आप लोगों ने बात की और फरा ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जंगें जो हैं वो कौमों के जज्बों से लड़ी जाती हैं। सही। कौमों का मुत्हिद हो के फ़ौज के साथ खड़े होना, फ़ौज को वो हौसला देता है, फ़ौज को वो ताकत देता है कि वो किसी भी मुश्किल काम को उसको पूरा पाया तकमील तक पहुंचा सके। ये जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई थी, इसमें अगर आप लोगों को याद हो, शुरू में मुख्तलिफ आवाज़ें उठती थी। जी जी। मीडिया में, अखबारों में, राय थी सियासी जमातों से कि ये किसकी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है, क्या है। और ये जो दहशत गर्दी है ये हमारा अपने नुकसान में है, इसका कला कमा करना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। खुशकिस्मती से मैं 2007 से 2010 तक पेशावर में कोर कमांडर था सर। तो ये वो ज़माना था जब कि अरूज पे गया 2007 और 2008 में सर। नए इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के बाद का ज़माना था। तो सवात का एक वक्त आया कि सवात पूरे का पूरा, हालांकि 2008 के इलेक्शन से पहले अगर आप लोगों को याद हो तो नवंबर 2007 में सवात में ऑपरेशन किया गया सर। और 3 से 4 हफ्ते में पूरे का पूरा सवात जो था वो क्लियर हो गया सर। लेकिन उसके बाद फिर वो थोड़ा सा जो एक जहनी में कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से कौम साथ नहीं खड़ी हो रही थी और सवात के लोगों को भी ऐसे लगा कि शायद फौज जो है और ये दहशतगर्द जो हैं इनका कोई, ये हमारे ऊपर इन्होंने इनको सवार किया हुआ है जी। लेकिन 2009 में जिस वक्त पूरी कौम ने एहसास किया और जब नारे लगे कि नहीं भाई इनको ख़त्म करना है, ये इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, ये हमारी असेंबली में आ जाएंगे, तो तमाम जमातों ने यकसू होके एक किस्म का एक उन्होंने फौज को हुक्म दिया या इजाज़त दी कि अब आप खुल के कार्रवाई करें। तो आप लोगों को याद है कि तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा 22-23 लाख जो शहरी थे सवात से, बुनेर से, शांगला से, उन्होंने डिस्प्लेस हुए जी। और वो सारे जो उनसे हैं उनको फाटा के लोग अपना खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने उनको अपने कैंपों में रखा, अपने घरों में रखा, IDPs को। और उसके बाद फौज ने कार्रवाई की, अप्रैल के एंड में शुरू हुई और मई के एंड तक तमाम सवात जो था वो क्लियर हो गया जी। और जुलाई के बीच में, एंड जुलाई से पहले सारे सवात के लोग वापस अपने घरों में पहुंच गए। और उसमें खूबसूरती की बात ये थी कि जब लोग घरों में गए हैं तो 95% से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके घर बिल्कुल सलामत थे, घर से सुई भी किसी ने नहीं निकाली थी। और बाद में दुनिया के बड़े बड़े जितने फौजी कमांडर्स जो आए वो परेशान होते थे कि इतना बड़ा शहर मंगोरा जो है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा की आबादी का शहर है, इसकी तमाम बिल्डिंगें सलामत है, छत से कहीं कोई। तो लड़ाई आप लोगों ने कैसे लड़ी? ये पाकिस्तानी फौज का था जो कौम उनके साथ थी, सवात के लोग जब उनके साथ हुए, सवात में कोई दहशतगर्द ना रहा। ये जुलाई में, अगस्त में ये होता है और अक्टूबर नवंबर में आपने जनूबी वजीरिस्तान को भी क्लियर कर दिया। उस वक्त पाकिस्तानी फौज का जो था पूरी दुनिया में एक नाम था कि क्या कमाल है कि विदिन 7 से 8 महीने में जो दहशतगर्दों के जो बड़े गढ़ थे वो खत्म हो गए। ऑपरेशन अलमीज़ान, ये तमाम ऑपरेशंस थे, बड़े सक्सेसफुल। अलमीज़ान तो शुरू का था, ये जो था राहे राह था सवात में, और राह निजात था जो कि जनूबी वजीरिस्तान में। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन का फेज हुआ। अब जो आप बात कर रहे हैं कि उसके बाद फिर ज़रब अज़्ब का वक्त आया। ज़रब अज़्ब के वक्त में शुमाली वजीरिस्तान जो रह गया था उसको खाली किया। तो असल चीज़ है कि पाकिस्तान के किसी इलाके में कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे हुकूमत का कंट्रोल ना हो, या तो जब कंट्रोल नहीं होगा तो फिर वहाँ पे कोई और दहशतगर्द ग्रुप जो है वो वहाँ पे इकट्ठा होकर कुछ कर सकता है। तो अल्लाह के फजल से ये चीज़ें जो है पाकिस्तानी फौज ने की और उसका
सबब सिर्फ ये है कि कौम जो थी वो पीछे खड़ी हुई। उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रही। बिल्कुल सीजन साहब, आपने पाकिस्तानी कौम और फ़ौज के इत्तेहाद और यगानगत को बड़ा ब्यूटीफुली यहाँ पे मेंशन किया है। मुख्तलिफ इन ऑपरेशंस में और दहशत गर्दी की इन कार्रवाइयों में उन तमाम अफवाज के साथ साथ अवाम ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी। हमारे 70,000 से ज़ायद जो हैं कुर्बानियाँ और शहादतें जो हैं वो इस दहशत गर्दी और क्या शिकार और इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हुई। आपको एक गाजी होने के साथ साथ एक शहीद का बाप होने का एजाज़ भी हासिल है। आपके अपने बेटे हाशिम मसूद साहब जो हैं वो दहशत गर्दी की इस तरह की एक बुज़दिलाना कार्रवाई का निशाना बने। सो एक शहीद के बाप की जो तासुरात हैं वो आपसे बेहतर कोई आज कौम को नहीं बता सकता। बेशक ये रावलपिंडी में आई थिंक परेड लाइन जो जी। इंसिडेंट था उसकी आप बात कर रही हैं जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था। बेटा ये आपका ज़ाती सवाल तो है, मैं अपनी ज़ात के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तकरीबन 40 साल फौज में नौकरी की। जैसे आपने जिक्र किया कि आगाज़ में ही मुझे लड़ाई में जाना पड़ा, वहाँ मैं ज़ख्मी हुआ, मेरे साथ बहुत लोग शहीद हुए। मतलब मैं प्लाटून का कमांडर था, जब वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो उसमें से टोटल 1 NCO और 4 या 6 जवान थे जो सही हालत में थे, बाकी या शहीद हो गए थे या ज़ख्मी थे। तो उस दिन से लेके और ये जो 3 साल जो मैंने पेशावर में दहशत गर्दी के खिलाफ गुजारे, पेशावर सिर्फ पेशावर में तकरीबन पौने 3 साल में 1500 लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जो कि फौजी सिपाही से लेके मेजर जनरल तक। 17 साल की उम्र का सिपाही भी था और 55 साल का मेजर जनरल भी था। तो ये 1500 लोग, यानी कि इनके अजीज़ व अकारब के साथ मेरा किसी न किसी तरह लिंक से राब्ता होता था। ठीक। वो मेरे बच्चे थे, वो सब मेरे खातर मेरे हुक्म पे जाने दे रहे थे, क्योंकि ऑर्डर तो मेरा था। इसके अलावा कारगिल में मैं ब्रिगेड कमांडर था, मेरे ब्रिगेड में तकरीबन 200 के करीब शहादत थी। वो 200 शहादतें, 300 जख्मी, उनको भी हमने संभाला। तो जब वक्त आता है ना, अब इन सारे दौरान, इस दौरान 40 साल में मेरी किस्मत में नहीं था। मैं जख्मी हुआ, मैं उस वक्त 19.5 साल का भी नहीं था। वो गोली मेरे सर में भी लगी, पाँव में भी लगी, जिस्म में भी लगी, मैं मर भी सकता था। वक्त अगर अल्लाह की तरफ से होता तो मैं ख़त्म हो जाता, गेम ख़त्म हो जाती। मुझे उससे लेके आखिरी दिन तक 10 अप्रैल 2010 तक मेरे घर के ऊपर भी वहाँ पे पेशावर में अटैक हुआ, 7 गोले फटे, रॉकेट गिरे, हमारे घर में कुछ नहीं हुआ। जिसका वक्त आता है ना, बस इस टाइम उस पे इंसान को अल्लाह की इस चीज़ पे एतबार होना चाहिए कि ना आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता बेशक, है। मौत बिल्कुल बेशक। है। और इंसान को ये भी समझ लेना चाहिए कि जो खुदा का प्लान है ना, वो मेरे लिए उससे बेहतर प्लान कोई नहीं हो सकता। उस बच्चे के लिए भी इस शहादत से बड़ा कोई रुतबा नहीं हो सकता। बेशक। उसकी शहादत वजह बड़ा से रुतबा हमें ही भी नहीं। जो इज्जत मिली, उसकी माँ को जो इज्जत मिली, उसकी बहनों को जो इज्जत मिली, यस जाती तौर पे उनको अपना भाई ना होने का जो दुख होगा, एक पर्सनल लॉस, एक वो जाती एक